हेलो दोस्तों, अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मई 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सबसे डिफिकल्ट कंपोनेंट कौन सा सभी ने जिसने भी इस कंपोनेंट का एग्जाम दिया था वो लगा था। दैट कंपोनेंट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, ऑल्दो द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट सो डिफिकल्ट, लेकिन इस पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका और उसकी प्रिपरेशन की अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस पूरे चीज में एक एक पहलू हम लेकर आ रहे हैं। पूरा आईएएफएस का सिलेबस तो हम पढ़ा ही रहे हैं ऑन यूट्यूब, बट ईच एंड एवरी ट्रिक भी हम लेकर आ रहे हैं कैसे आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक्चुअली अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सकते हो। राइट, आवर टारगेट शुड बी 50+। राइट, तो वो सेफ जोन में आप कैसे जा सकते हो, इसी चीज में एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं जहां पर ये चीज देखी गई थी। अगर हम प्रीवियस जो मई का एग्जाम हुआ था उसमें उस पेपर को देखे आईएएफएस का, तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पर टर्म्स पूछे गए थे, यानी कि डेफिनेशंस पूछे गए थे। तो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हो सकते हैं इस पूरे कंपोनेंट में, वो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। स्टे ट्यून टिल द एंड अगर आपको ये 25 टर्म्स के बारे में जानना है, और ये एक पूरा जो है एनालिसिस के बेसिस पर ये सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं जो मई में एग्जाम हुआ था उस पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर। तो एनालिसिस का सबसे पहला पार्ट है कि हम ये देखें कि कौन से कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन आए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो मई 2023 जो पहली बार आईएएफएस का एग्जाम हुआ था, हमेशा हमारी शुरुआत वहीं से होनी चाहिए कि हमें पता हो कि कौन से मॉड्यूल से कितने क्वेश्चंस आए थे इन द टोटल 100 क्वेश्चंस जो थे उसमें से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी सी एंड डी का ग्राफ दिया हुआ है और डी मॉड्यूल में से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। तो ये मॉड्यूल हमें टारगेट करना चाहिए। लेकिन सर अगर हमें डी मॉड्यूल टारगेट करना है तो हमने एक पर्टिकुलर ट्रेंड नोटिस किया मॉड्यूल डी में। मॉड्यूल डी के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे इन द आईएएफएस, दैट ट्रेंड इज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल डी वर डेफिनेशंस। ठीक है, जो डेफिनेशंस है वही पूछे गए थे मोस्टली, क्योंकि मॉड्यूल डी इज अबाउट द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वी नो दैट। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में मोस्टली डेफिनेशंस पूछे गए थे। तो व्हाट शुड बी द 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि एक्चुअली डेफिनेशंस है। मोस्टली टर्म्स की जब हम बात करेंगे यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि कोई बॉडी के बारे में हम डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल नीति आयोग, यस काफी इंपॉर्टेंट है बट ये टर्म नहीं है, दैट इज व्हाई वी हैव नॉट इंक्लूडेड फेडाई। ये काफी इंपॉर्टेंट है बट दैट इज नॉट अ टर्म। ठीक है, टर्म्स यानी कि स्पेसिफिकली कुछ ऐसे टर्म्स जो कि कई बार छूट जाते हैं और कई बार हम समझने में थोड़ा सा जो है डेप्थ में नहीं जा पाते हैं। राइट, तो इन टर्म्स का जो नेम है एटलीस्ट वो हमें पता हो, तो जब हम पढ़ रहे हैं व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर्स हमें वो याद रहे और फिर हम आराम से उसको जो है पढ़ पाए और रिवाइज कर पाए। दैट इज व्हाई ये पूरी कंपाइलेशन ऑफ द 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन आईईआईएफएस सब्जेक्ट। तो लेट अस बिगिन विद मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए क्या है? इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। सो इस चैप्टर में हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी इस मॉड्यूल में हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं और सारे के सारे चैप्टर्स इस तरीके से अलाइंड हैं कि इंडियन इकोनॉमी के एक एक फीचर आपके सामने लाकर रखा गया है। तो इसमें बहुत ज्यादा टर्म्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है बट 5-7 टर्म्स तो आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पर पहले चैप्टर में आप देखोगे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये जो नाम दिया गया है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया, वो नाम किसने दिया था? प्रोफेसर राजकृष्णन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आगे ये पूछा जा सकता है, आगे जो हमारा अक्टूबर में एग्जाम हो रहा है वो पूछा जा सकता है कि भाई ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एक्चुअली है क्या। तो 1980 से पहला पॉइंट तो है 1980 से पहले जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी उसे हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ रेट किस चीज की? जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी यानी कि नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट। राइट, तो वो ग्रोथ रेट कितना था? 3.5 to 4% के आसपास ये मंडरा रहा था और उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो हम फेडअप होकर हमने एक नाम दे दिया कि भाई दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। राइट, दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स है और ये एक्चुअली हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम वो टर्म्स पढ़ेंगे एंड उनका मीनिंग, उनके जो उसके अंदर के जो पहलू हैं, एग्जाम्पल्स है, वो तो हम देखेंगे ही। दैट इज वाई इन सभी को एक साथ मैंने क्लब किया है। व्हाट आर दीज
प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, ये सेक्टर्स क्या होते हैं, सनराइज सनसेट सेक्टर्स क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या है, ठीक है। तो इनका डेफिनेशन, इनका मीनिंग आप वैसे भी पढ़ोगे, साथ के साथ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स भी आप पढ़ोगे। तो दिस टर्म्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सनराइज सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, एक्चुअली टर्शियरी सेक्टर से रिलेटेड पूछा गया, बैंकिंग कहाँ पे आता है, तो द आंसर इज टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी। आगे हो सकता है कि सनसेट, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। थर्ड, यहाँ पर आप देख रहे हो थर्ड चैप्टर में से ये कुछ टर्म्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज वाई मैंने इन्हें नंबरिंग में इंक्लूड नहीं किया, बट एक नजर आपको एक बार पता तो होना चाहिए कि ये टर्म क्या है। और क्योंकि ये थर्ड चैप्टर रिलेटेड है टू द इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इकोनॉमिक प्लानिंग से कौन से प्लान से रिलेटेड ये टर्म है वो आपको पता होना चाहिए। महलनोबिस प्लान, ये कौन सा प्लान है, तो प्रोफेसर महलनोबिस के बारे में दिया हुआ है इन आर बुक, IIBF की जो बुक है। एंड महलनोबिस प्लान एक्चुअली सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान है उसे कहा जाता है। अब गदगिल जो प्लान है ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में आप गदगिल स्ट्रैटेजी देखते हो जो कि इंप्लीमेंट की गई थी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी या फिर रिसोर्सेज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसका एक फॉर्मूला दे दिया गया था कि भाई गदगिल स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ये जो हमारी प्लानिंग कमीशन है वहां से स्टेट्स तक जाएगा। तो एक फॉर्मूला, सेट फॉर्मूला होना चाहिए जिसके बेसिस पर ये मनी गोवा को कितना मिल रहा है, यूपी को कितना मिल रहा है, एमपी को कितना मिल रहा है, हिमाचल को कितना मिल रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें एक फॉर्मूला के बेस्ड, और वो फॉर्मूला गदगिल स्ट्रैटेजी था जो कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में इंप्लीमेंट किया गया था। एक्चुअली ये चीजें दी हुई हैं। गरीबी हटाओ का नारा कौन से 5 ईयर प्लान में एक्चुअली लेकर आया जाता है, आप मुझे बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है बट नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। अगेन फोर्थ चैप्टर, रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड MSME, यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर का मीनिंग और उसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं एक्चुअली ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ऑब्वियसली आप ये जब चैप्टर पढ़ोगे तो वो भी पढ़ोगे, इस वजह से आई हैव नॉट इंक्लूडेड दिस इन द नंबरिंग, ठीक है। और ये लेंडिंग के जो नॉर्म्स हैं उसका जो परसेंटेज है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। MSME का डेफिनेशन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू एज वेल एज ओल्ड डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग था, सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग को क्लब कर दिया गया एक साथ, लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड देन टर्नओवर के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हुए ये जो है डेफिनेशन दिया गया। तो यू शुड हैव एन आइडिया कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम ये एंटरप्राइजेस किन्हें किन्हें कहा जाता है, वो चीज है। फिफ्थ यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ पर सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये जो टर्म्स हैं दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। 6th चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फेयर ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शनिज्म के बारे में कुछ चीजें वहां पे दी हुई हैं। कब हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर मानेंगे तो दैट यू शुड नो। आगे बढ़ते हुए 7th चैप्टर, यहाँ पर एक टर्म यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैमल्स, ठीक है। कैमल्स में क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग्स एंड लिक्विडिटी, ये सारे जो है बेसिस बने ऑफ एक्चुअली रैंकिंग डिफरेंट जो बैंक्स है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है बेस्ड अपॉन कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं इन पैरामीटर्स पे, ठीक है। तो ये एक तरीके से रैंकिंग या फिर परफॉर्मेंस असेसमेंट का एक फ्रेमवर्क है। तो इससे रिलेटेड चीजें दी गई हैं इन द 7th चैप्टर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा गया था, यहाँ पर M को जो है चेंज करके कुछ और मर्जर लिख दिया गया था एंड देन दे हैव आस्क्ड कि कौन सा गलत है, राइट। C को इससे मैच किया, A को इससे, M से इससे, इस तरीके से ऑप्शंस थे। तो दैट वाज वन क्वेश्चन। 8th चैप्टर में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो टर्म्स है वो देख रहे हो यहाँ पर, FDI एंड FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अगेन क्वेश्चन पूछा गया था मई में। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत ही बढ़िया डिफरेंशिएशन बुक में दी गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या होता है, कौन सा ब्रॉडर, कौन सा नैरोअर कॉन्सेप्ट है और क्या चीज प्री रिक्विजिट है फॉर द अदर थिंग, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एज वी नो नंबर के टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में
ये बताता है कि किसी एक इकोनॉमी का जो नेशनल इनकम में जीडीपी है उसमें ग्रोथ आ रहा है या नहीं। वेराज इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीडीपी का ग्रोथ के बारे में तो बात करता ही है, साथ के साथ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट पॉवर्टी कैसे रिड्यूस हो रही है, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट कम किया जा रहा है या नहीं, रिच एंड पुअर के बीच का डिफरेंस कम किया जा रहा है या नहीं, इनइक्वालिटी कम हो रही है या नहीं। तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इस तरीके से बहुत अच्छा जो है डिफरेंशिएशन दिया गया है। आई एम श्योर कि इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा अगली बार। 10th चैप्टर में अब देख रहे हो क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सब। तो 9th चैप्टर हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस का है, तो उस चैप्टर में काफी सारी चीजें हैं एंड वन टर्म दैट इज इंपॉर्टेंट दैट इज एसटीआर। ठीक है, ये जो है एक टर्म है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम 9th चैप्टर, लेकिन नॉट दैट मच इन कंपैरिजन टू ये बाकी जो टर्म्स है इनके कंपैरिजन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा वो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, तो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड। 10th चैप्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों से ही दो सवाल आए थे एग्जाम में, सीएसआर से रिलेटेड अलग अलग शिफ्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये दो टर्म्स काफी जरूरी है। 12th चैप्टर में यू कैन सी फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये एक्चुअली मॉड्यूल बी का चैप्टर है। मॉड्यूल बी इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, राइट। तो यहाँ इसमें से जो डेफिनेशन है इसको भी मैंने नंबरिंग में इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज ये एक्सप्लिसिटली आप जो है पढ़ोगे, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो यू विल डेफिनेटली गो थ्रू दीज डेफिनेशंस फॉर श्योर, है ना। तो इस वजह से आई हैव नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ कौन से डेफिनेशन है, वेल्थ, वेलफेयर एंड स्कैरसिटी डेफिनेशन। तो ये तीन टाइप्स के इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन दिए हुए हैं बाय द इकोनॉमिस्ट, यू शुड नो अबाउट देम। ये डेफिनेशन कौन सा डेफिनेशन किसने दिया है, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल एंड लियोनेल रॉबिन्स, इन्होंने दिया हुआ है। और इसका मतलब क्या है, काफी जरूरी है। ऑल्सो मार्केट सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का बहुत हाई होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का हाई होता है, यहाँ पर दोनों का जो है एक तरीके से बैलेंस्ड एंड ऑप्टिमम रोल होता है। सप्लाई एंड डिमांड वाले चैप्टर में से सप्लाई, डिमांड, इसके फैक्टर्स ये सब तो आप पढ़ोगे, बट द टर्म दैट इज इंपॉर्टेंट इज मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम होता है सप्लाई डिमांड का, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ जहां पर 300 रुपीज जब बॉक्सेस का दाम है, तो 12 मिलियन डिमांड एंड 12 मिलियन जो है सप्लाई देखा जा रहा है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर 300 रुपीज इज द मार्केट क्लियरिंग प्राइस, यानी कि यहाँ पर डिमांड जितना है उतना ही सप्लाई है एंड पूरी सप्लाई जो है मार्केट में क्लियर हो जा रही है, बिकॉज उसकी पूरी की पूरी सप्लाई की डिमांड है सामने। तो दैट इज कॉल्ड मार्केट क्लियरिंग प्राइस। वेबलन जिफन गुड्स जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वेबलन गुड्स पर क्वेश्चन पूछा गया है, देयर इज हाई चांस कि मार्केट क्लियरिंग प्राइस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गिफन गुड्स पर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो वेबलन गुड्स जो है इन्हें कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन भी कहा जाता है, यही हमारे जो है इसमें पूछा गया था, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था एंड इसी तरीके से आगे गिफन गुड्स भी पूछा जा सकता है। 14 चैप्टर में मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन का हमारा जो ये चैप्टर है, वहां नैरो एंड ब्रॉड मनी क्या होता है ये हम जनरली थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। M1 क्या है, M2, M3, M4 क्या है, ये चीज पूछी जा सकती है। नैरो एंड ब्रॉड मनी भी पूछा जा सकता है। मनी मल्टीप्लायर एंड वेलोसिटी ऑफ मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, किस तरीके से मनी मल्टीप्लाई होता है एंड व्हाट इज मेंट बाय वेलोसिटी ऑफ मनी। तो मेरे सेशंस में जो कि यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, आई हैव एक्सप्लेन दिस बहुत ही बढ़िया तरीके से, अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो काफी बढ़िया है। हाँ, खुद की तारीफ कर रहा हूँ, बट देन वो पूरा जो है सुलझा के अच्छे से आपको समझाया गया है, तो यू विल ऑल्सो फील कि काफी अच्छे से ये चीज बताई गई है, राइट। तो कई बुक्स में से वो चीज को रेफर करके एक अच्छा उसका जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन किया गया। दैट इज व्हाई मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी ऑफ मनी आर इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, पूछे जा सकते हैं इन द एग्जाम। मूविंग ऑन, थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, इसमें से
थियरीज तो आप पढ़ोगे ही, उनका जो कंक्लूजन है, क्रिटिसिज्म है, ये सब आप पढ़ोगे, उनका जो सिंथेसिस है इन द ISLM मॉडल ये भी आप पढ़ोगे। बट देयर आर टू टर्म्स जो कि हम थोड़ा सा शायद इग्नोर कर दे, दैट इज टू एसेट मॉडल क्या होता है एंड मोटिव्स, जो होल्डिंग कैश मनी को होल्ड करने के मोटिव्स क्या है। ये दोनों ही लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी में जो जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी हुई है उसमें दिया हुआ है। टू एसेट मॉडल में एज वी नो मनी एज वेल एज बॉन्ड्स अगर होंगे तो या तो आप मनी अपने पास रखोगे, अगर बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट जो है कम मिल रहा है तो आप मनी अपने पास रखोगे फॉर डिफरेंट मोटिव्स। व्हाट कैन बी दोज मोटिव्स? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ठीक है, तो इन तीन मोटिव्स के लिए आप अपने पास ये मनी रखोगे और इन तीनों का मीनिंग जो है वो आपको पता होना चाहिए। ट्रांजैक्शन के लिए प्रिकॉशनरी यानी कि आगे जो है खर्च करने के लिए पैसे रख रहे हैं, या फिर स्पेक्यूलेशन यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर ये बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत बढ़ने वाला है, यील्ड बढ़ने वाला है, तो आई इन्वेस्ट लेटर ऑन, और इस वजह से मैं अभी पैसे अपने पास रख रहा हूं ताकि मेरे पास पैसे रहें आगे जाकर इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये दोनों चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से एंड यू शुड हैव एन आइडिया कि इसका मतलब क्या है। टू एसेट मॉडल में पूछ लिया जा सकता है कि एसेट्स क्या क्या है। ओके, मनी जो है इन द फॉर्म ऑफ जो भी मनी सर्कुलेशन में है एंड ऑल्सो मनी जो करंट अकाउंट्स हमारे जो है बैंक में वहां पर डिपॉजिट जो है वो, ठीक है, वो भी पहला एसेट है। दूसरा एसेट इज बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स में हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिजनेस साइकिल्स में ये तो काफी क्लियर है कि हम फेजेस तो पढ़ेंगे ही जो बिजनेस साइकिल के हैं, बूम, देन रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। इन फेजेस के जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो भी आपको अच्छे से देखना है, तो दैट इज वाई ये अकाउंट में इंक्लूडेड नहीं है। 17 चैप्टर यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक एक टूल जो है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज वाई इसको जो है डिटेल में मैंने नहीं लिखा यहाँ पर। रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, देन बैंक रेट क्या होता है, MSF क्या होता है, SDF, LAF, देयर आर वेरियस टर्म्स, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द टूल्स आर इंपॉर्टेंट। 18 चैप्टर नेशनल इनकम एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट्स में वी हैव जीडीपी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। तो अगेन ये टर्म नहीं है बट देन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या है, प्रोडक्शन अप्रोच क्या है, इनकम अप्रोच क्या है, इंडिया में किस तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम से रिलेटेड कई सारे टर्म्स हैं, GDP, NDP, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ ये जो था मॉड्यूल बी तक का। मॉड्यूल सी इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में हम देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा टर्म्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आर्किटेक्चर और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे जो बॉडीज हैं, जो फ्रेमवर्क है, रेगुलेशंस हैं, RBI के डायरेक्शंस हैं, ये चीजें दी हुई हैं, बट बहुत ज्यादा टर्म्स यहाँ पे नहीं है, तो कम टर्म्स होंगे मॉड्यूल सी में, बट द कॉन्सेप्ट्स आर जो बॉडीज और ये फ्रेमवर्क दिया हुआ है वो काफी सारे हैं, दैट इज वाई ये लेंदी काफी हो जाता है मॉड्यूल सी। बट देन लेट्स सी, ये जो है हमारा एक टर्म है लोकल एरिया बैंक्स, थोड़ा सा हम इग्नोर कर जाते हैं पढ़ते हुए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर 20 में एज वेल एज दिस इज ऑल्सो देयर इन चैप्टर 21 में भी दिया हुआ है, तो ये आपको पढ़ना है। 21 में बहुत खास टर्म्स नहीं है, लेकिन सेक्शंस जो दिए हुए हैं, सेक्शन 5B, C एंड 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो इसमें बैंकिंग कंपनी क्या होता है और बैंकिंग एक्टिविटी क्या होता है, ये चीजें बहुत अच्छे से दी हुई है। 6 में कौन सा एक्टिविटीज आर परमिटेड फॉर द बैंक्स, ये दिया हुआ है, तो ये डेफिनेशंस आपको पढ़ने। एंड टाइप्स ऑफ बैंक्स तो आप वैसे ही पढ़ोगे, ऑल ऑफ द टाइप्स ऑफ बैंक्स, पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, डिफरेंशिएटेड बैंक जिन्हें हम कहते हैं, देन द यूनिवर्सल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, इनकी डेफिनेशन, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग, वो सब आपको पता होना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में ग्रामीण बैंक मॉडल नॉट सो इम्पोर्टेंट, काउंट में नहीं है, लेकिन यसे एक बार आपको एक आइडिया होना चाहिए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ग्रामीण बैंक मॉडल में जो है विदाउट कोलेटरल ये जो लोन है वो दिया जा रहा है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट के लोन्स दिए जा रहे थे, और वहां से माइक्रो फाइनेंस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसका इसकी शुरुआत हुई थी। देन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है कि इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किस तरीके से, मोस्टली वुमेन जो होती हैं 15 to 20 दे कम टुगेदर और ये ग्रुप फॉर्म करते हैं ताकि दे कैन हेल्प देमसेल्व्स विद द मनी जो वो इकट्ठा कर रहे हैं। ये मनी को बैंक के साथ लिंक करके दो चीजों के लिए वो यूज करते हैं, एक तो सेविंग्स, दूसरा जो है बोरोइंग के लिए भी वो यूज करते हैं, लोन्स लेने के लिए भी वो यूज करते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके वो पूरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सभी के गारंटी के बेसिस पर वो लोन्स जो है लार्ज अमाउंट लोन्स ले सके। अब ऐसे कुछ लोग जो एसएचजीस में बहुत ही लार्ज अमाउंट के लोन्स लेना चाहते हैं और फिर एसएचजी में जिस वैल्यू के लोन्स मिल रहे हैं उससे ज्यादा अमाउंट का लोन उन्हें चाहिए, बड़ा जो है वो इंडस्ट्री या फिर बड़ा वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप वो फॉर्म करते हैं। इसमें कम लोग होते हैं इन कंपैरिजन टू एसएचजी, बट देन दीज पीपल आर देयर और वो थोड़ा सा बड़ा काम करते हैं। जेएलजी के जो लोग हैं वो एसएचजी के भी पार्ट होते हैं, बट देन वो जो है थोड़ा बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करते हैं, राइट। तो इस तरीके से थोड़ा वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एंड ये भी अगेन स्टार मार्क्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनबीएफसी जो अलग अलग टाइप्स के हैं, लोन कंपनीज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स हो गए, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑल ऑफ दोज डेफिनेशंस मैं उनमें से एक या दो नहीं चुन सकता, सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार एसेट फाइनेंस कंपनी के बारे में पूछा गया है, तो आगे किसी और एनबीएफसी के बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा, श्योर 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 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सारे टाइप्स आपको पढ़ लेना है। इंश्योरेंस कंपनीज में यहाँ पर ये पूरा चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ट्रेंड्स थोड़े बहुत दिए हुए हैं, थोड़ा सा ट्रेंड्स आपको याद रखना है। एंड देयर आर जो टर्म्स है वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कौन से टर्म्स? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी, री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस डिपॉजिटरी, ठीक है। पेनिट्रेशन डेंसिटी ये क्या होता है? डेंसिटी अगर इंश्योरेंस की प्रीमियम वैल्यू जो है उसे हम पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे, देन वी कैन कॉल इट इंश्योरेंस डेंसिटी। अब पेनिट्रेशन होता है कि कितना जीडीपी के कंपैरिजन में इंश्योरेंस, जीडीपी में कितना इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट जो है वो परसेंटेज हो रहा है, दैट इज द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। डिपॉजिटरी क्या है, किस तरीके से ये सारा जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो इन अ डीमैट फॉर्मेट, ठीक है, या फिर ऑनलाइन जो है अमाउंट एज वेल एज सारे जो डिटेल्स है इंश्योरेंस के वो डिपॉजिटरी के द्वारा सेव किए जाते हैं। री इंश्योरेंस कैसे एक इंश्योरर को फिर से इंश्योर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें 28 चैप्टर इज रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर में, और इसमें ईज फ्रेमवर्क जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल्दो नॉट अ टर्म बट काफी जरूरी है। अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स मॉड्यूल डी। यस, मॉड्यूल डी में ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स में डेफिनेशंस हैं, और मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में डेफिनेशंस है, तो सारे के सारे वी कैन से ये सारे डेफिनेशंस में से कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है वो मैं लेके आ गया हूँ, क्योंकि छाटना बहुत डिफिकल्ट होता है, सारे इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो आई हैव कम अप विद दिस। तो ये एज वी नो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का मॉड्यूल है। 29 चैप्टर में ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स दिया हुआ है, जहां पर मनी कैपिटल एंड डेट मार्केट जो है ये वैसे भी आप पढ़ोगे, दैट इज वाई काउंट में नहीं है अगेन, एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस डिस्कवरी क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नॉट जस्ट क्वेश्चन। इस एक चैप्टर में से 2-3-4 क्वेश्चन तो पूछे ही गए थे इन द प्रीवियस एग्जाम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन चैप्टर 30, जहां पर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉल मनी हो गया, नोटिस टर्म मनी, ऑल्सो ट्रेजरी बिल्स एंड हमारे जो है कमर्शियल पेपर्स वगैरह से पूछा जा सकता है। 31 है कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर एक टर्म डीम्यूचुअलाइजेशन, इससे शायद ही क्वेश्चन आया है, बट देन आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ इक्विटी है उससे रिलेटेड जो इक्विटी शेयर्स, इससे अगेन क्वेश्चन आया है ऑलरेडी, फिर से आ सकता है। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, राइट इश्यू, बोनस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये एक तरीके का जो है इंफॉर्मेशन ब्रोशर टाइप का है, जब आप एक इश्यू लेकर आते हो शेयर्स का, राइट।
एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट ASBA, किस तरीके से आप जो है ट्रांजैक्शन है फॉर अ पर्टिकुलर शेयर अलॉटमेंट, वो शेयर अलॉटमेंट से पहले उसे ईज कर सकते हो बाय ब्लॉकिंग दैट अमाउंट इन योर बैंक, और उस से अगर अलॉट हो रहा है तो वो अमाउंट जो है जाएगा सेटलमेंट के लिए, वो अमाउंट जाएगा। अगर वो शेयर आपका अलॉट नहीं हो रहा है, ये अनब्लॉक होकर आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो दैट इज ASBA, बहुत ही सिंपल टर्म्स में। इसके अलावा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBs एंड QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये दो टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर 32 में वी कैन सी फिक्स्ड इनकम मार्केट्स, डेट बॉन्ड मार्केट्स, यहाँ पर बॉन्ड वैल्यूएशन, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट पूछा जा सकता है, ठीक है, एकदम दिख रहा है, सामने दिख रहा है, तो ऐसे जो चीजें दिख रही हैं IIBF हैज अ टेंडेंसी टू आस्क। 33rd चैप्टर में फॉरेक्स मार्केट, लिबोर, ये थोड़ा न्यूज में भी है, तो लिबोर जो है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा बाकी के जो अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स है, इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। सो वी शुड हैव अ फेयर आइडिया। ADR GDR क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होते हैं, US डॉलर इंडेक्स क्या होता है, पूछा जा सकता है। इनसे क्वेश्चन शायद ही पूछा गया है, बट देन आगे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नेक्स्ट है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वेरियस मार्केट्स, कंटेजियन इफेक्ट पर पूछा जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, तो यहाँ पर आपका जो है, आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, PDF में आपको मिल जाएगा, बट डेफिनेशन हो गया, डिबेंचर ट्रस्टी हो गया, एंड एक और टर्म है दैट इज अंडरराइटिंग, ठीक है, किस तरीके से हमारा जो मर्चेंट बैंकर है वो अंडर राइटिंग एंड डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है क्या, इससे रिलेटेड यहाँ पर जो है ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 36 चैप्टर डेरिवेटिव से रिलेटेड है, तो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, दीज आर एसेंशियली द 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स, ये आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 37 में से फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग एंड ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, तो यहाँ अगेन फैक्टरिंग फॉरफेटिंग के जो डेफिनेशंस है और उनके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। सिंगल फैक्टर सिस्टम जो इंटरनेशनल फैक्टरिंग है उससे रिलेटेड, फॉरफेटिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। वेंचर कैपिटल से भी काफी क्वेश्चंस आए थे, तो कॉन्सेप्ट एज वेल एज जो स्टेजेस है इसके वेंचर कैपिटल के, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनके नाम अलग अलग हैं, जैसे सीड कैपिटल वगैरह दिया हुआ है, तो यू शुड हैव एन आइडिया। 39 चैप्टर लीजिंग एंड हायर परचेज, अगेन यहाँ पर आपके जो डेफिनेशंस एंड टाइप्स, तो मॉड्यूल डी में मोस्टली डेफिनेशन एंड टाइप्स, ये दो चीजें हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दे आर रियली इंपॉर्टेंट टाइप्स इन द सेंस जो फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग क्लोज, ओपन एंडेड लीज, डायरेक्ट लिवरेज, सेल एंड लीज बैक जो टाइप्स है ये। डेट इक्विटी रेशियो एक और टर्म है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट पूछा जा सकता है, ठीक है। यस, एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, बट शायद ये आप बाकी जो हमारे कंपोनेंट्स है वहां पर भी पढ़ते हो, सो दैट इज वाई ये चीज जो है लिस्ट में नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड देयर फंक्शंस, तो इसमें क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, ऑब्वियसली आप पढ़ोगे, तो दैट इज वाई मैंने इसे नंबरिंग में इंक्लूड नहीं किया, बट देन वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे डेफिनेशंस है, पूरा चैप्टर भर के अलग अलग टाइप्स के जो फंड्स है वो क्लासिफिकेशन जो किया गया है, वो सारे ही टर्म्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। डेट फंड्स हो गए, इक्विटी हो गए, हाइब्रिड हो गया, क्लोज, वेरियस काइंड्स, ठीक है ये। इसके अलावा वी हैव न्यू फंड ऑफर, नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये सारे के सारे टर्म जो है इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली यहाँ पर आप देख रहे हो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड जो चैप्टर 43 है पेंशन फंड्स में से वी हैव माइक्रो इंश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस, जो कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स चैप्टर में से ये दो टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पेंशन फंड्स में कोई टर्म्स तो नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट के पेंशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है दोज आर इंपॉर्टेंट। 44 में पैरा बैंकिंग क्या होता है, बस ये एक टर्म आपको समझ में आ जाए, दैट इज इनफ। 45 में रेट्स एंड इन्वेट्स से रिलेटेड है, एज वी नो डेफिनेशंस एंड उनके टाइप्स आर रियली इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आया था यहाँ से आई थिंक, राइट, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सिंपल थोड़े से क्वेश्चंस थे, बट आगे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर ये डेफिनेशंस थोड़ा डेप्थ में आपको नहीं पता है, ये 25 डेफिनेशंस, राइट, तो देन इट विल बी अ लॉस, ठीक है। अच्छे से आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ के जाना है। And if you have any other queries, you can always call us on 8146207241.
hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। इसके अलावा जो हमारे यूट्यूब पे सेशंस किए जा रहे हैं, उन सेशंस में वी आर टीचिंग कंप्लीट AFM, PPB एंड IAIFS पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। बिफोर द एग्जाम सारा सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा। नॉट जस्ट पढ़ाना, चैप्टर पढ़ाना ही नहीं, उसके साथ साथ MCQs भी प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं एंड आपके जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उनको भी हम जो है जहां जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर इंक्लूड करके प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक होलिस्टिक जो है इनिशिएटिव हम लेकर आए हैं एंड वी आर डूइंग दैट एंड दीज थिंग्स, ये जो ट्रिक्स है आपको वो एक्स्ट्रा एडिशनल बूस्ट देंगे कि इजी जल्दी काम को कैसे करना है। ओके, बिकॉज आर ओनली एम इज कि आपके ये कंपोनेंट जो है जैब एग्जाम कंप्लीटली क्लियर हो एंड आई होप दीज वीडियोज एंड ऑल द सेशंस विल डेफिनेटली हेल्प यू। यू कैन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।